हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BSOC 134, द टॉपिक ऑफ मेथड्स ऑफ सोशलॉजिकल इंक्वायरी। ऑलराइट, ये टॉपिक आपके जून एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। ओके गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और हमने अपने गेस्ट पेपर्स में सिलेबस को पूरा कवर कर रखा है, तो आप इसको विजिट ज़रूर करिएगा, इनको ज़रूर देखिएगा। आपके एग्जाम में 90+ स्कोर अच्छे से आ सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट कोड डालेंगे, आपको आपके सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको चेकआउट ज़रूर करना। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। ऑलराइट गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल मेथड ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। हम जैसे जानते हैं रिसर्च करने के टाइम पर बहुत सारे अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं, जिनमें से एक है हमारा हिस्टोरिकल मेथड। ऑलराइट, तो पहले जानते हैं हिस्टोरिकल मेथड क्या है। देखिए, हिस्टोरिकल मेथड में हम लोग पास्ट इवेंट को स्टडी करते हैं। स्टडी इन सेंस हम वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद में इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी ये भी देखते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मेथड बेसिकली हमारे जो पास्ट इवेंट हैं हम उनको समझते हैं, ताकि हम लोग पता कर पाएँ कि पर्टिकुलर जो इवेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। ऑलराइट, अब पास्ट इन्फॉर्मेशन पता कैसे चलती हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि पास्ट जो डॉक्यूमेंट्स होती है वहाँ से, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स होते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट गजीट्स होते हैं, फोटोग्राफ होती हैं, डायरीज होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हम पास्ट इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, उसको कलेक्ट करके फिर उसको एनालाइज करेंगे हम और उसके बाद में इंटरप्रिटेशन करेंगे। ऑल राइट, एंड बाय यूजिंग दी सोर्सेज रिसर्चर कैन अंडरस्टैंड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस सोसाइटी। समाज में किस तरीके से बदलाव हुआ है पास्ट की इवेंट को देखकर हम समझते हैं। ऑल राइट, एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जैसे हम जानते हैं कॉलोनियल टाइम पे किस तरीके से एजुकेशन थी, जहाँ पर वर्नैकुलर जो एजुकेशन थी वो तो दी नहीं जाती थी, इंग्लिश को इम्पोज किया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। और आज के टाइम पे हम देखते हैं कहीं ना कहीं ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इतनी डोमिनेट क्यों है, क्योंकि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने अलग अलग कंट्रीज पर राज किया था, इंग्लिश वहाँ से हर कंट्री में गई है, वहाँ पे इम्पोज हुई है, तो ये एक रीज़न होता है। और इसी चीज़ से समझते हैं हम लोग कि पास्ट रिकॉर्ड को समझते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि आज की जो सिचुएशन है वो क्यों है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल समझा हम लोग ने। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके? ऑब्जेक्टिव वही सिंपल है कि हम लोग पास्ट इवेंट को समझते हैं, ठीक है, पास्ट डेवलपमेंट को समझते हैं, उसके बाद में हम लोग कॉज इफेक्ट रिलेशन को ड्राइव करते हैं, मतलब कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से प्रेजेंट में ऐसी चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही मैंने बताया कि अगर इंग्लिश यहाँ पर पूरे आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश इतनी डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि पास्ट ऐसा था, कॉलोनियल रूल था ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली कंट्रीज में, ठीक है। टू एक्सप्लेन प्रेजेंट सोशल कंडीशन, आज की सोशल कंडीशन को बताने के लिए, टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, नॉलेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, टू लर्न लेसन फ्रॉम पास्ट सक्सेस एंड मिस्टेक्स, ठीक है। इसके लिए ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो है स्टेप्स इन हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च। पहला स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। पहले आप लोग अपना टॉपिक सिलेक्ट करिए, किस चीज़ पे आप लोग अपना रिसर्च करने वाले हैं। मान के चलिए हमको हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है या फिर सोशल रिफॉर्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आप पहले अपना जो भी आपका टॉपिक है उसको क्लियर करिए, ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल डेटा को आप कलेक्ट करिए। अगर आपका टॉपिक है इन एजुकेशन की हिस्ट्री, तो आप जितने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होंगे, पास्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड होंगे, गवर्नमेंट गजीट्स होंगे, न्यूज़पेपर होंगे, उनमें जाकर देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके टॉपिक से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। अब सोर्सेज दो तरीके की होती हैं, प्राइमरी सोर्सेज होती हैं और सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं। प्राइमरी सोर्सेज क्या होती हैं? ओरिजिनल मटेरियल, ठीक है। ओरिजिनल मटेरियल क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम बीइंग स्टडीज। ओरिजिनल मटेरियल में क्या क्या आ जाता है हमारा, जो है हमारे लेटर्स आते हैं, डायरीज आती हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आती हैं, स्पीचेस आती हैं, फोटोग्राफ्स आती हैं, बेसिकली जो एक डायरेक्ट सोर्स हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज मतलब हम जिसको इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, कि मान के चलिए अगर कोई एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट थी, ठीक है, कोई गवर्नमेंट गजीट था, उसके बेसिस पे किसी एक इंसान ने एक आर्टिकल छाप दिया न्यूज़पेपर में, ठीक है, कुछ एक बुक लिख दी गई, तो वो बुक जो है वो हो जाएगी हमारी सेकेंडरी सोर्स, और जो ये हमारा जो स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट था वो हमारा हो जाएगा प्राइमरी। समझ में आ गया डिफरेंस? तो ये हमारे हो गए प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज, जिसमें हमारा बुक्स आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आती है, ये सारी चीज़ें जो कि किस पे बेस होती हैं? प्राइमरी सोर्सेज पे बेस होती है, मतलब सेकेंडरी सोर्सेज हमारी प्राइमरी सोर्सेज पे बेस होती हैं। ऑलराइट, थर्ड क्या है हमारा?
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है कि जो भी आपने सोर्सेज कलेक्ट की हैं वो वेरीफाई करो आप कि वो सही है, गलत है, कि जेन्युइन है या कितनी रिलायबल है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब डेटा तो आपको बहुत सही जगह से मिल सकते हैं, बट रिलायबल डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट डालेगा जाके। ऑलराइट, फिर आते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, अब डेटा को आप एनालाइज करिए। ठीक है, अब द रिसर्चर केयरफुली स्टडीज एंड कंपेयर्स द इन्फॉर्मेशन, दे आइडेंटिफाई पैटर्न, कॉज इफेक्ट एंड अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स बेटर। बेसिकली ये होता है कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसमें आप अगर पैटर्न ढूंढ सकते हो तो पैटर्न ढूंढिए, कॉज इफेक्ट रिलेशन अगर आपको दिख रहा है, आप एनालाइज कर पा रहे हो तो उसको देखिए कि मतलब मान के चलिए कि आज के टाइम पे जो चीज़ें प्रेजेंट है वो पास्ट इवेंट की वजह से इम्पैक्ट हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर आते हैं ड्राइंग कंक्लूजन, लास्ट है स्टेप। Finally, the researcher draw conclusion and explain how past event influence the present society. Finally, इतनी सारी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में हम क्या अंत में ये पहुंचते हैं कि किस तरीके से जो पास्ट इवेंट्स हैं वो प्रेजेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड इन सोशल साइंसेस। इम्पोर्टेंस तो है ही क्योंकि हमको क्या देते हैं, ये बैकग्राउंड नॉलेज दे रहे हैं, ये हमें इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें आज के टाइम पे आके रुकी हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने आज जो प्रेजेंट है उसको इम्पैक्ट किया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, और साथ ही साथ में इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, इट ऑल्सो हेल्प्स पॉलिसी मेकर एंड स्कॉलर्स मेक बेटर डिसीजन बाय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमें पता है कि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस सीखते हैं अपने, जो भी हम लोग, स्पेशली जो यूरोपियन हिस्ट्री है ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आज के टाइम पे रिलेटेड टू वॉर। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, हमने देखा कि कुछ भी फ़ायदा नहीं होते वॉर से। ठीक है, तो आज के टाइम पे इसीलिए हमने देखा होगा कितने सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि पीस की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड होकर रहते हैं ताकि हम लोग कन्फ्लिक्ट कम करें और पीस में ज़्यादा रहें, कोऑपरेशन में ज़्यादा चलें। तो पास्ट के एक्सपीरियंस से तो सीखा हम लोगों ने, वरना आज भी वॉर ही लड़ रहे होते अगर पास्ट से नहीं सीखते तो। ठीक है, तो यही चीज़ है कि देखिए ये हिस्टोरिकल मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि स्टडिंग पास्ट सोशल मूवमेंट हम लोग देखते हैं कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मॉडर्न स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस आर टेकिंग प्लेस। तो यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है अभी। अब आते थोड़ा एडवांटेज पे बात करते हैं, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस हिस्टोरिकल मेथड। हम लोगों को इवोल्यूशन का पता चलता है। ठीक है, समाज में किस तरीके से इवोल्यूशन आया है, तो सोशल चेंजेस के बारे में पता चलता है, किस तरीके से पहले से लेके अब तक सोशल चेंजेस हुए हैं। तो ठीक है, यूजेस रियल एंड ऑथेंटिक एविडेंस। हम इस मेथड में ना, हमने जैसे स्टेप्स में देखा था, इसमें स्टेप ये था कि जो भी हम लोग सोर्स ढूंढ रहे हैं वो एक ऑथेंटिक सोर्स होनी चाहिए, रिलायबल सोर्स होनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंस है कि हम लोग कुछ भी ऐसे ही नहीं उठा रहे हैं, हम लोग रिलायबल चीज़ों को ले रहे हैं। प्रोवाइड वैल्यूएबल लेसन्स, पास्ट की चीज़ों से हम सीखते भी हैं। एक्सप्लेन प्रेजेंट सोशल प्रॉब्लम, आज की जो सोशल प्रॉब्लम है वो कैसे लिंक हो रही हैं, वो क्यों आज के टाइम पे हैं, तो ये हमें आंसर मिलते हैं जब हम लोग पास्ट के इवेंट को पढ़ते हैं। लिमिटेशंस में क्या है, देखिए बायसेस आ जाते हैं इसमें। ठीक है, रिसर्च में बायस आ जाती है कैसे, क्योंकि जब हम लोग कलेक्ट करते हैं पुराना डेटा और उसको एनालाइज करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन हु इज़ द रिसर्चर कभी कभी यहाँ पर बायसेस आने का बहुत चांसेस होते हैं, हाईली चांसेस होते हैं इनफैक्ट। सम इन्फॉर्मेशन में भी डिफिकल्ट टू वेरीफाई। अब बहुत पास्ट का जो इवेंट है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, रिलायबल सोर्स ही नहीं हम पे, तो वो कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, वो एक मैटर है। रिसर्चर्स कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व पास्ट इवेंट, हम लोग डायरेक्टली पास्ट में जाकर देख तो नहीं सकते क्या हुआ था, जो भी हम पे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, जो भी हम पे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, न्यूज़पेपर होंगे, कुछ भी इवेंट के थोड़े बहुत फोटोज़ मिल जाएंगे, हम लोग उसी के बेसिस पे हम लोग अपनी जो भी इंटरप्रिटेशन है वही ड्रॉ करेंगे। बट हमको कैसे पता ये चीज़ भी सही है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, जैसे ब्रिटिशर्स की टाइम पर जब हम लोग इंडियंस के पढ़ते, जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं और जो ब्रिटिशर के हिस्टोरियंस हैं, उनको अगर देखें ना मोस्टली, तो जो इंडियंस हम लोग को बताते हैं कि ब्रिटिशर कितना एक्सप्लॉइट करके गए थे हमको। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स है वो तो यही बोलेंगे ना कि हमने तो दुनिया का अच्छा किया था, सबको एकदम मॉडर्न डेवलपमेंट में लेके आए थे, सबको इंडस्ट्रियलाइजेशन दी थी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो रही है सबकी। ठीक है, अब वो तो कॉलोनीज ही जानते हैं किस तरीके से ट्रीट किया गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें कि ये जो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन डिफर कर जाती है यहाँ पे। ऑलराइट, तो कंक्लूजन पे आते हैं अभी। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि हम लोग पास्ट इवेंट को पढ़ के आज अपना प्रेजेंट समझते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग अपनी जो पॉलिसी, अगर हम फ्यूचर के लिए भी कुछ बना रहे हैं ना, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेंस ये हमारा पूरा हिस्टोरिकल मैटर हम लोगों ने अभी देख लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ICTs इन डेटा कलेक्शन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले समझते हैं, ये क्या है। देखिए, ये डिजिटल टूल है, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से क्या होता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ईजिली अपना एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बहुत आसानी से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और मिलने के बाद में हम उस इन्फॉर्मेशन को आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं और आपस में शेयर भी कर सकते हैं। नाम से ही पता चलता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इन सेंस शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन, राइट।
अब इन टुडेज वर्ल्ड आईसीटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग डेटा कलेक्शन फास्टर करता है। क्यों? मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। पहला था हमारा क्या करना, डेटा को कलेक्ट करना, उसके बाद में डेटा को एनालाइज करना, उसके बाद में इंटरप्रिटेशन करना। ये तीनों चीज़ें हमारी बहुत फास्ट हो जाती हैं जब हम पे आईसीटी होती है, हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट का जो डेटा होता है हम पे अवेलेबल रहता है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम उसको आराम से एक्सेस करके उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। ये फ़ायदे होते हैं हमारे आईसीटीज़ में। और आईसीटी जो है आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा कलेक्शन में, ठीक है, और रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो हम समझते हैं। पहले देखिए, ऑनलाइन सर्वेज एंड क्वेश्चनर में किस तरीके से काम आता है। अब सर्विस और क्वेश्चनर क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा। सर्विस और क्वेश्चनर आर लाइक कि अगर हम किसी चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फैमिली में वुमेन्स कहाँ तक पढ़ी है या फिर किस किसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, कौन ग्रेजुएट है। बेसिकली हम लोग वुमेन एजुकेशन के बारे में सर्वे कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना क्वेश्चनर या फिर जो सर्वे होगा वो डेवलप करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे और लोगों से वो उसके बारे में पूछेंगे फील्ड पे जाके, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उसके बाद में हम लोग अपना एनालिसिस करेंगे जितना भी हमको डेटा मिलेगा। डेटा कलेक्शन का एक मेथड होता है सर्वे और क्वेश्चनर, ठीक है। अब ये डेटा कलेक्शन हम लोग पहले क्या मैनुअली करते थे जाके, अब क्या करेंगे हम लोग ऑनलाइन जाके ये एक क्वेश्चनर बना लेंगे, एक फॉर्म बना देंगे और इस फॉर्म को थ्रू ईमेल अलग अलग लोगों को भेज देंगे एक ही टाइम पे। अब देख रहे हैं आप कितना काम हल्का हो गया है। यहाँ पे हम लोग को अलग अलग लोगों के घर पे जाना नहीं पड़ रहा है। हम लोग सिर्फ एक ऑनलाइन मेथड से अलग अलग लोगों के पास में पहुंच रहे हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। ऐसा करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे कि गूगल फॉर्म हो गया, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स हो गए, सर्वे मंकी। ये अलग अलग तरीके के बहुत सारे हमारे पास टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये सर्वेज और क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन। अब इससे होता क्या है भाई, हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बचती है, ठीक है, कॉस्ट कम रहती है, ठीक है, और आसान हो जाता है, काफ़ी टाइम बच जाता है। हमारा पेपर जो हम लोग लेके घूमते थे वो हमारे बच जाते हैं, तो बहुत सारे हमारे काम यहाँ पे हल्के हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल डेटा कलेक्शन ऐप्स। अब डेटा कलेक्शन ऐप्स क्या है, देखिए फील्ड में जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये जो मोबाइल फ़ोन्स ऐप होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्शन में भी और डेटा स्टोरेज में भी। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, यहाँ पर दिया भी गया कि हेल्थ वर्कर्स कैन रिकॉर्ड पेशेंट्स डिटेल, ठीक है। जब भी हम जाते हैं हॉस्पिटल में, अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनके पास में एक कंप्यूटर होता है जिसपे सॉफ्टवेयर होगा, कोई एक एप्लीकेशन होगा जिसमें वो अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड आपको अपने पेशेंट का नाम बताना है और वो पेशेंट का नाम टाइप करते ही उस पेशेंट की सारी डिटेल उनके पास में आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि डेटा कलेक्शन कितना ईजी हो गया है, डेटा को स्टोर करना कितना ईजी हो गया है और डेटा को एक्सेस करना कितना ईजी हो गया है, ठीक है, इन ऐप्स के माध्यम से। तो यही चीज़ें बताई गई है। इससे क्या होता है, इफिशियंसी इंप्रूव होती है। और जो मैनुअल डेटा एंट्रीज होती थी ना पहले के टाइम पे, जो रजिस्टर में कर रहे होते थे हम, जिसको हम दोबारा देख भी पाएंगे कि नहीं पता नहीं रहता था, क्योंकि डेटा स्टोर तो हो गया, ठीक है, लेकिन वो अब क्या कहते हैं, वो सेव रह पाएगा नहीं, क्या पता फाइल्स खो जाती थी। तो इस टाइम पे जब हम पे ये ऑनलाइन मेथड्स आ गए हैं ना, या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ें बहुत हल्की हो गई हैं अभी, ठीक है। थर्ड पे आते हैं सेंसर्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस। देखिए अब ये जो सेंसर्स और स्मार्ट डिवाइसेस है ना, इनका ये बेनिफिट होता है कि ऑटोमेटिकली डेटा को जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए वेदर वेदर का, ठीक है, हम लोग को वेदर का डेटा कलेक्ट करना है और जो हमारे वेदर स्टेशन हैं उनमें अलग अलग सेंसर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इस सेंसर से क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है कि एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर क्या है, बारिश होने के क्या चांसेस हैं। ये सारे जो डेटा है कोई मैनुअली नहीं लिख रहा होता है कि टेम्परेचर इतना है और प्रेसिपिटेशन होने के इतने इतने चांसेस होते हैं। यहाँ पर एक सेंसर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एक डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को एनालाइज भी वही करते हैं और फिर रिजल्ट भी वही देते हैं कि देखिए ये चांसेस हो सकते हैं रेनफॉल के। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मैनुअल वर्क जो है वो कितना कम हो गया और एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा आ गई है, ठीक है। इट प्रोवाइड रियल टाइम डेटा विच हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग एंड एक्यूरेट एनालिसिस, ठीक है। रियल टाइम डेटा हमको मिलता है, डिसीजन मेकिंग हम लोग अच्छी कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस हमारा एक्यूरेट हो जाता है, एफिशिएंसी आ जाती है चीज़ों में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसका। फिर आता है डेटा बेसिस एंड क्लाउड स्टोरेज। डेटा बेसिस एंड क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है कि आपका जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की हैं, अब इसको स्टोर कहाँ करेंगे, ठीक है। स्टोर आपको करने के लिए यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज की बात की गई। क्लाउड स्टोरेज सिस्टम क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देखिए गूगल ड्राइव जो है या फिर ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके डेटा को कलेक्ट करते हैं क्लाउड पर। यानी कि अगर मान के चलिए आपका जो सिस्टम है वो ख़राब हो गया, मान के चलिए अगर आपने लैपटॉप में सेव करके रखी कोई चीज़ है, फोल्डर बना के रखा हुआ है, तो अगर मान के चलिए वायरस की वजह से वो ख़राब हो गया, आपका लैपटॉप ही ख़राब हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर आप ये अपना जो डेटा है क्लाउड पे स्टोर कर देते हैं,
तो वो आप बाद में ईजिली एक्सेस भी कर सकते हैं। यही हमारा पूरा का पूरा क्लाउड स्टोरेज सिस्टम बताता है, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहता है, आपका डेटा सिक्योर रहता है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं बाद में कहीं भी, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए आपके डेटा को सेव करना। ऑलराइट, फिर हम आते हैं नेक्स्ट विच इज़ फास्टर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। देखिए यहाँ पर जो हमारा डेटा कलेक्ट किया हमने उसको प्रोसेस भी तो करना है, और उसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है जब हम लोग इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जब आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फास्टर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। अब ये यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, IBM SPSS है, ठीक है। ये क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, इनको इसका अगर डेटा में कोई पैटर्न है, ठीक है, अगर डेटा में कोई भी पैटर्न दिख रहा हो तो वो उसको भी बताते हैं, तो एनालिसिस बहुत अच्छी हो जाती है, रिपोर्ट बना देते हैं आपकी जो डेटा है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेक बेटर डिसीजंस बेस्ड ऑन द एक्यूरेट डेटा। हमारा जो डेटा होता है उसके बेसिस पे एक अच्छा हम डिसीजन ले सकते हैं अगर हमारे पास में इस तरीके से एनालिसिस आ जाएगा, और हम काफ़ी फास्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं, तो हमारा टाइम भी बचेगा, एफिशिएंसी आएगी। ऑलराइट, फिर आते हैं इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे सिक्योरिटी से क्या मतलब है, देखिए जो आईसीटीज टूल्स होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे कि जो ह्यूमंस एरर होते हैं कभी कभी जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन लगा रहे होते हैं, तो बहुत चांसेस है एरर हो जाते हैं ह्यूमंस से, ठीक है। पर जब हम इन आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है कि सिक्योरिटी बनी रहती है डेटा की, ठीक है। हम लोग पासवर्ड्स के थ्रू अपना जो भी स्टोर डेटा है उसमें पासवर्ड लगा देते हैं, इंक्रिप्शन कर देते हैं उसका, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा डेटा है वो सिक्योर रहता है। कोई भी अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, तो वो हमारी सिक्योर रहती है, और कोई भी कहीं भी अनऑथराइज एक्सेस उसको नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आईसीटी टूल्स की वजह से। ऑलराइट, अब आते हैं कंक्लूजन पे। वही देखा हमने कि आईसीटी टूल्स की वजह से किस तरीके से डेटा गैदरिंग है वो बहुत फास्ट हो जाती है, रिलायबल हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट और ईजी हो जाती है, ठीक है, मैनेज करना। और फिर हमने ये भी देखा कि आईसीटी टूल्स जो है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गया, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी हम और भी इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस वेबर्स पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस रिसर्च। देखिए मैक्स वेबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सोशोलॉजी में। कुछ नाम है जैसे कि ऑगस्ट कॉम्ट हुए, डर्कहाइम हुए, कार्ल मार्क्स हुए, मैक्स वेबर हुए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनके क्वेश्चन बहुत आते हैं सोशोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, मार्क्स वेबर ने बेसिकली डिस्कस द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस रिसर्च। सोशल साइंस रिसर्च में इन्होंने ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात की थी। अब पहले ये देख लेते हैं ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इसका मतलब क्या है। It means studying social facts without personal biases, emotions और individual opinion। देखिए आप किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो पर्सनल बायसेस हैं, आप अपने पर्सनल इमोशंस हैं, आपके खुद के ओपिनियंस जो होते हैं उनको साइड में रखकर फिर उस चीज़ के बारे में स्टडी करें। इससे क्या होता है कि जो भी टॉपिक आप स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक के जो रिजल्ट है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी बायसेस का, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ की स्टडी करने में। देखिए हमारे जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुए, तो इनमें क्या होता है ना, इनमें बायसेस के चांसेस ही नहीं होते हैं, ठीक है। आपको सिंपली फैक्ट्स स्टेट करने होते हैं। पर जो सब्जेक्ट होते हैं जो कि सोशल साइंसेज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिसमें हम समाज को पढ़ते हैं, वहाँ पर बायसेस आना बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसी स्टडीज़ में अपनी बायसेस को साइड में रखें ताकि एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ पाए, एक अनबायस्ड रिजल्ट हमारे सामने आ पाए। ऑलराइट, और उसी के बारे में वेबर बात करते हैं। एज पर हिम, the aim of social science is to understand social action and explain their cause in a neutral and factual way। बेसिकली उन्होंने बताया है कि जो सोशल साइंसेज होती हैं उनको पढ़ने का यही तरीका है कि आप उनकी बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है, उनको न्यूट्रल वे में स्टडी करिए, ठीक है। और जो भी आपकी पर्सनल बायसेस है उसको मत लगाइए, इससे क्या होता है रिजल्ट पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनल बायसेस से, यही वेबर ने बोला था। और वेबर आगे ये भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि वेबर यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिविटी है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है दैट कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज डिफिकल्ट। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंसेज बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है। इंसान की पर्सनल बायसेस आती हैं स्टडी के टाइम पे, स्पेशली जब आप एक समाज की स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि दैट एवरी बिकॉज एवरी रिसर्चर हैज़ पर्सनल वैल्यू एंड सोशल बैकग्राउंड। However, once the topic is selected, the researcher must analyze the fact honestly and avoid letting personal opinion affect the findings। इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज़ को। ये बोलता है कि ठीक है आपकी पर्सनल बायसेस आएंगी, आप ह्यूमन हैं, स्पेशली जब आप समाज की स्टडी कर रहे हैं, पर आपको ये जो फ्रीडम होती है ना बायसेस की, ये तब मिलती है जब आप अपना रिसर्च टॉपिक चूज कर रहे होते हैं, ठीक है।
मैं अगर अपना रिसर्च टॉपिक चूज़ कर रही हूँ, मेरा अगर इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट की स्टडी पे, कि मैं अलग अलग सोसाइटीज़ में वुमेन्स की कंडीशन को स्टडी करना चाहती हूँ, तो ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस टाइम पे जब मैं अपना टॉपिक पिक कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अपना बायसेस रख कर ये टॉपिक चूज़ कर सकती हूँ कि ठीक है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, यहाँ पे मैं अपना आराम से ये स्टडी करूँगी, मेरा यहाँ पे मन लगता है इन चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है। अब जैसे ही मैं अगर ये टॉपिक स्टडी के लिए पकड़ लेती हूँ अपना, उसके बाद में अब जो भी मैं स्टडी करूँगी वहाँ पे अपनी पर्सनल बायसेस नहीं लगा सकती। एज अ इंडियन वुमेन, अगर मैं एक यूएसए की वुमेन को स्टडी कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैं अपनी पर्सनल बायसेस नहीं रख सकती हूँ कि नहीं मेरे ट्रेडिशन ज़्यादा अच्छा है या उनका उनका इतना अच्छा नहीं है, तो वो वुमेन्स जो है वो इन्फीरियर हो गई। ये सारी बायसेस नहीं रख सकती फिर मैं, ठीक है। मैंने अपना टॉपिक पिक कर लिया है, ठीक है। ये वेबर ने बोला था। एक बार आपका टॉपिक चूज़ हो जाता है, उसके बाद में आप अपनी पर्सनल बायसेस को साइड में रख दीजिए, फैक्ट्स स्टेट करिए, न्यूट्रलिटी के साथ में रिसर्च करिए, यही चीज़ उन्होंने बताई थी, ठीक है। ये एंटायर मीनिंग हो गया ऑब्जेक्टिविटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, कि वेबर क्या बोलते हैं इस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थोड़ा आगे, विच इज़ वैल्यू रेलिवेंस एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू रेलिवेंस, देखिए वैल्यू रेलिवेंस में वेबर ने पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि इंसान जो है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है, बिल्कुल टोटल कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी हम नहीं ला सकते रिसर्च में। पर यहाँ पर वैल्यू रेलिवेंस का उन्होंने कॉन्सेप्ट देके क्या बोला था कि जो रिसर्चर है वो अपनी पर्सनल बायसेस या पर्सनल या फिर वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस होकर अपना रिसर्च टॉपिक ज़रूर चूज़ कर सकते हैं कि आपको किसके बारे में पढ़ना है या किसके बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप किसकी तरफ इंटरेस्टेड है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो आप चूज़ कर लीजिए आराम से, ठीक है। तो इसी चीज़ को वैल्यू रेलेवेंस बोला गया है कि देखिए दैट द रिसर्चर्स पर्सनल और सोशल वैल्यूज मे इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। आप इस चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, अब ये चीज़ लिखिए, द रिसर्चर इंटरेस्टेड इन सोशल इनइक्वालिटी मे चूज टू स्टडी पॉवर्टी, क्योंकि ये रिसर्चर इंटरेस्टेड था सोशल इनइक्वालिटी वाले टॉपिक पे, तो इसने यही चूज़ किया कि मैं पॉवर्टी को स्टडी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी खुद की बायसेस काम आई, बायसेस नहीं बोलूँगी, यहाँ पे इसकी खुद का इंटरेस्ट या वैल्यू काम आई, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू देम। वेबर एक्सेप्ट दैट वैल्यू कैन गाइड व्हाट वी चूज टू स्टडी, हमारी वैल्यू यहाँ पर हमें गाइड कर सकती है एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होती है, देखिए टॉपिक सिलेक्शन हो चुका है, अब हमें टॉपिक पे स्टडी करनी है, और जब हम इस टॉपिक पे स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, वाइल वी आर कंडक्टिंग रिसर्च द रिसर्चर मस्ट रिमेन न्यूट्रल। इस टाइम पे आपको न्यूट्रल रहना है, इस टाइम पे आपकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए आगे, ठीक है। अनबायस्ड रहना है आपको, और पर्सनल ओपिनियन शुड नॉट इन्फ्लुएंस डेटा कलेक्शन एनालिसिस एनीथिंग, ठीक है। ये चीज़ लिखी गई है। और कंक्लूजन्स, जो भी फैक्ट्स हैं उनको उसी तरीके से बताना है, अपने अपनी विश के अनुसार या फिर अपनी वैल्यू के अनुसार उसको नहीं फ्रेम करना है, यही चीज़ हमारे वेबर ने बोला था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि दस द वेबर बिलीव दैट वैल्यूज मे गाइड द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च बट दे शुड नॉट अफेक्ट द साइंटिफिक रिजल्ट्स। ऑल राइट, अब आते हैं इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग पे। वेबर ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था विच इज़ वर्स्टियन, ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इस कॉन्सेप्ट में ये बताया कि मीन्स द अंडरस्टैंडिंग द सोशल एक्शन फ्रॉम द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू सोशल एक्शन, सोशल साइंटिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड मोटिव्स बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर। बेसिकली देखिए यहाँ पर समाज में जो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आप कैसे देखेंगे, उसको आप एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आप कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं वो आप एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब एक्टर कौन, एक्टर मतलब ह्यूमंस, हम जैसे लोग, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर समझिए, उससे बेटर समझ में आएगा। इफ अ पर्सन डोनेट्स मनी, द रिसर्चर शुड अंडरस्टैंड वेदर द एक्शन इज मोटिवेटेड बाय काइंडनेस, रिलीजियस बिलीफ और सोशल प्रेशर। अब एक इंसान अगर डोनेट कर रहा है, आपने देखा, एज अ रिसर्चर आप उसे देख रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि वो इंसान किसी दूसरे इंसान को पैसे दे रहा है, गरीब इंसान को पैसे दे रहा है, तो आपको क्या लग सकता है, ये एज अ रिसर्चर आप सोचो कि शायद डोनेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सोच हुई क्योंकि आप एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, आप आउटसाइडर हो इस चीज़ में जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अब अगर आप उस एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, मतलब उस इंसान के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे अगर, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। क्या रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है वो सच में काइंड इंसान हो, तो ठीक है, उसका मन कर गया पैसे देने का, ठीक है, ये ले लो पैसे। क्या पता वो रिलीजियस बिलीफ की वजह से कर रहा हो, उसको लगता हो कि अगर मैं पैसे दूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा और फिर मैं स्वर्ग जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके, तो वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है ये चीज़। या फिर वो सोशल प्रेशर में आके कर रहा है कि भाई सोशल प्रेशर है, अगर मेरी एक इमेज है, रेपुटेशन है, तो मैं देता हूँ ऐसे करके कि सब लोग फिर बोलेंगे वाह कितना अच्छा इंसान है, ये ऐसे ऐसे देता है पैसे, अच्छा इंसान है, ठीक है। ये हमने क्या सोचा, ये हमने एक्टर का पर्सपेक्टिव सोचा कि वो क्या सोचकर पैसे दे रहा है। इसी स्टडी को क्या बोलते हैं, वर्स्टियन, यही वेबर ने बताया था, ठीक है। तो आप आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से नहीं, इनसाइडर पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। एंड दिस इंटरप्रिटेटिव मेथड हेल्प रिसर्चर अंडरस्टैंड सोसाइटी डीपली while स्टिल मेंटेनिंग साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है। अब आते हैं यूज ऑफ आइडियल टाइप पे। आइडियल टाइप क्या है, आइडियल टाइप क्या है, आइडियल टाइप एक हमारा मॉडल है,
ठीक है। ये एक मॉडल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारे सोशल फिनोमेना है उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ कंपैरिजन की मदद से। ये हमारा ऑब्जेक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एक आइडियल टाइप है, एक मॉडल है हमारा, ठीक है। हमने इसको एक मॉडल माना। यूज टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी अब पूरी दुनिया में, उन सबको हम इस ब्यूरोक्रेसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। By comparing real institution with this model, researchers can make objective analysis। ठीक है ना। मान के चलिए आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, उन ऑर्गेनाइजेशन को हम ब्यूरोक्रेसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपना एक एनालिसिस निकालेंगे। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी क्या हुआ, ये एक आइडियल टाइप हुआ, ये एक रियलिटी नहीं है, ये एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है जिसको सिर्फ इसीलिए बनाया गया है ताकि हम लोग बाकियों को अच्छे से समझ पाए कंपेयर करके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए वही वेबर क्या बताते हैं ऑब्जेक्टिविटी के बारे में कि रिसर्च की स्टार्टिंग में अगर आपके बायसेस या ओपिनियन है, वैल्यूज़ हैं, तो वो आ सकती हैं, बट रिसर्च का एक बार आपका टॉपिक सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद में आपको वैल्यू न्यूट्रल रहना पड़ता है, ठीक है। वैल्यू रेलेवेंस और फिर न्यूट्रलिटी हमने देखा, फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से वर्स्टियन और आइडियल टाइप के कॉन्सेप्ट्स भी उन्होंने दिए थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ What is social research? Explain its nature and purpose. Social research क्या है? देखिए social research is a systematic study of society, human behavior and social relations. पढ़ते हैं थोड़ा आगे इसकी मीनिंग पे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च, इट मीन्स अ साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ सोशल इशूज एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर और जितने भी समाज में इशूज हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी होती है, ऑर्गेनाइज स्टडी होती है। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि डेटा का कलेक्शन थ्रू व्हाट, थ्रू डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि सर्वेज हुआ, इंटरव्यू हुआ, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, इन सब से। अब इसका मेन गोल क्या होता है, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट, नए फैक्ट को डिस्कवर करना, या फिर एग्जिस्टिंग जो आपके आइडियाज है उनको फिर से टेस्ट करना, या फिर कोई भी सोशल चेंज अगर समाज में चल रहा है तो उसको भी समझना, ठीक है। अब आते हैं नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, कि क्या नेचर है सोशल रिसर्च के। फर्स्ट इज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। देखिए कोई भी हम जो सोशल स्टडी करते हैं उसमें बिल्कुल प्लान मैनर में हम करेंगे, साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। रिसर्चर्स कलेक्ट डेटा केयरफुली, एनालाइज इट लॉजिकली एंड ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस रादर देन पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियंस नहीं इसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, इट एम्स टू रिमेन अनबायस्ड एंड न्यूट्रल। वही चीज़ हम पर्सनल बायसेस नहीं लाएंगे, बिल्कुल न्यूट्रलिटी के साथ में हम लोग यहाँ पर रिसर्च करेंगे अपनी। थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नेचर, social research focus on understanding and solving social problems such as unemployment, inequality, crime and health issues। तो यहाँ पर कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर ये चीज नेचर होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कोई कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है समाज में वो यहाँ पर सॉल्व हो रही हो उसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड डेटा, जो भी हमने रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन की हैं, जो भी डेटा कलेक्ट की हैं, उसके बेसिस पे ही हमारी ये स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं इसमें बताया गया है। फिर आता है डायनेमिक एंड कंटिन्यूस, क्योंकि हमारी सोसाइटी डायनेमिक है, डायनेमिक इन सेंस चेंजिंग है, ठीक है, बदलती रहती हैं चीज़ें इसमें। तो ये भी ज़रूरी है कि हमारी जो सोशल रिसर्च है वो इन चेंजेस को भी स्टडी करे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें ये बताया गया है कि जो भी सोशल रिसर्च है ऑफन यूजेस नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट से हम लोग नॉलेज को गेन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिकल हुआ, ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बेटर कर पाएँ जब भी हम ये रिसर्चेस कर रहे होते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी ये होना ज़रूरी हो जाता है। फिर आते हैं पर्पस ऑफ सोशल रिसर्च, ये क्या क्या पर्पसेस है। फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, सोसाइटी को समझना, सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, ठीक है, कैसे ऑपरेट करती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कैसे ऑपरेट करते हैं, सबके वो समझना। दूसरा आता है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, अपनी रिसर्च के थ्रू नए फैक्ट्स को ढूंढना, ठीक है, नए पैटर्न, नए ट्रेंड्स, ठीक है, उन सब के बारे में जानना। टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, समाज में कोई प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइम है, डिस्क्रिमिनेशन है, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अपनी रिसर्च के थ्रू, क्यों हो रही हैं, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इन सबके, ये बताना। टू सपोर्ट पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग कैसे, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, स्कीम्स होती हैं, वो इसी बेसिस पे तो बनती हैं कि समाज में चीज़ें कैसी हैं, ठीक है, समाज में क्या चल रहा है उसके बेसिस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब बताता कौन है, रिसर्चेस के थ्रू ही पता चलता है सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम आते हैं टू टेस्ट थियरीज, क्योंकि हमारी सोसाइटी डायनेमिक है तो जो थियरी हमने बनाई है वो अभी भी रेलिवेंट है या नहीं, या कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है उनमें, तो ये भी ज़रूरी है जानना, ये भी रिसर्च के थ्रू ही पता चलता है, ठीक है। टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड, ठीक है, कि जो आज के टाइम पे रिसर्च करके हम जो फ्यूचर ट्रेंड है उनको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिसर्च से उसको एनालाइज करके अच्छे से, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में यही बताया गया, देखिए कि जो सोशल रिसर्च होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, हमने फील्ड में देखा क्या क्या पर्पस थे उसके, ठीक है, क्या क्या नेचर था, हमने ये भी देखा। और इम्पोर्टेंट क्यों, इम्पोर्टेंट इसलिए था कि सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, ठीक है, और वो हमने सारे रीजंस देख ही लिए उसमें। तो ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक यहाँ पे। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी करनी हो, ठीक है। और ध्यान से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी जितनी भी क्लास की डिटेल्स हैं, जो भी हमारी क्लास की इन्फॉर्मेशन है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो उसको ध्यान से ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू।